नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स का मकसद है आप तक डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स पहुंचाना। इस प्रोग्राम को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुन सकते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुन सकते हैं। आज है 18 दिसंबर 2020। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस के साथ और फिर डिटेल न्यूज बुलेटिन सुनेंगे बांसुरी से। आर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनेंगे और फिर करियर काउंसलिंग में आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में, यानी कि जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स कंटेंट राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें उनके बहुत से सवालों के जवाब आज मिलेंगे। हमारी एक्सपर्ट दिव्या शर्मा हमारे साथ होंगी। अब बढ़ते हैं वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। मेडिकल के एक डिसेबल्ड कॉडरे के पर्सन के साथ हुआ अन्याय, जून से नहीं प्राप्त हुई सैलरी। जानिए डॉक्टर सुमित आनंद की कहानी इस समाचार में। पहले तो RPWD एक्ट में किए कुछ बदलाव, अब RCI अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव आया है। एक कदम जो NPRD द्वारा उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में किया छात्रों को संबोधित। रजनीकांत ने इस डिसेबल पर्सन को बुलाया घर और छू लिए पाँव। जानिए क्या है इसकी वजह हमारे इस समाचार में। कांडा में 45% विद डिसेबिलिटी और बुजुर्गों को बांटे गए कृत्रिम अंग, किया गया शिविर का आयोजन। जानिए इस एंड्रॉइड ऐप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर सेरेब्रल पॉलिसी के निर्माता का नाम, जिन्हें मिली अपने योगदान के लिए सराहना। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जीवन में सुधार के हेतु मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार को राज्य स्तरीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। नगर परिषद में होने वाली 5% आरक्षण की मांग को लेकर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने शुरू किया प्रदर्शन। 3 दिसंबर से चल रहा था धरना कार्यक्रम। नाले में गिरी बुढ़ी मां को बचाने के लिए एक डिसेबल बेटे ने किया प्रयास, दोनों ने ही गंवाई अपनी जान। खबरें कुछ और भी होंगी, डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे बांसुरी से। फिलहाल बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एलेक्सा, प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। हे गूगल, प्ले रेडियो उड़ान। स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं ज्योति मलिक। ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। आइए सुनते हैं बांसुरी से। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्यांगों को सशक्त बनाने और उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने पर जोर दे रहे हैं, भाजपा द्वारा संचालित नागरिक निकाय उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने डॉक्टर सुमित आनंद, जो कि लोकोमोटर विकलांगता के साथ एक चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भी आंखें बंद कर ली हैं। करोल बाग के एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र में युवा चिकित्सक मेडिकल कैडर में शामिल होने के बाद से न केवल पिछले 4 वर्षों से उन्हें उचित वेतन वृद्धि से वंचित किया गया,
बल्कि इस साल जून से उनके वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। मानो ये गैर कानूनी इनकार पर्याप्त नहीं है, विकलांग अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिए उनका आवेदन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत पिछले 2 वर्षों से उनके विभाग में धूल फांक रहा है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जो उन्हें विकलांगता अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति नागरिक निकाय की कट्टर असंवेदनशीलता के एक अन्य उदाहरण में युवा अधिकारी को अपनी दिन प्रतिदिन की आधिकारिक गतिविधियों को पूरा करने में मदद करने के लिए एक विकलांग अनुकूल कुर्सी प्रदान नहीं की गई है। हालांकि डॉक्टर आनंद ने इस उदासीनता को उनके प्रदर्शन में बाधा नहीं बनने दिया। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान डॉक्टर आनंद ने ड्यूटी के लिए रोजाना रिपोर्ट किया, जिसके लिए उन्हें कोरोना योद्धा प्रमाण पत्रों के साथ मान्यता भी मिली है। पहले तत्कालीन उपायुक्त सेंट्रल दिल्ली हराव गोपी कृष्ण और फिर बलराम मीणा एसडीएम करोल बाग से नागरिक निकाय ने न्याय पाने में असफल रहने के बाद उपराज्यपाल नई दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त डॉक्टर आनंद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर उम्मीदें लगा रहे हैं, जिसने उनका पंजीकरण किया है। विकलांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय संशोधन परिषद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर चिंता व्यक्त करने के राष्ट्रीय मंच के एक बयान में विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच समर्थन मिला है। सबसे पहले विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में व्यापार में सुधार के लिए कुछ अपराधों को कम करने के लिए कदम उठाया गया। अब भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव आता है, जिसका उद्देश्य आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुरूप आरसीआई के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। एक ऐसा कदम जिसे नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द डिसेबल्ड ने नारा दिया है। एक बयान में एनपीआरडी ने कहा कि ये एक वैकल्पिक कानून पारित करने के लिए विवेकपूर्ण होगा। टुकड़ा टुकड़ा संशोधन करने के बजाय असंख्य मुद्दों पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना। 1992 में अधिनियमित आरसीआई मुख्य रूप से पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए अनिवार्य है। ये वर्षों से एक अध्यक्ष के बिना है और इसके कामकाज के बारे में कई शिकायतें आई थी। नवंबर में एक न्यूज हुक रिपोर्ट ने पुनर्वास पेशेवरों की ऑनलाइन प्रमाणन प्रक्रिया में धोखाधड़ी के उदाहरणों को उजागर किया था। एनपीआरडी द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के हस्तक्षेप की मांग करने के कुछ समय बाद जब रिपोर्ट सामने आई कि आरसीआई ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में अनिवार्य आरक्षण नीति का उल्लंघन किया है। ये सब एनपीआरडी का कहना है। आरसीआई की स्वायत्त प्रकृति को बनाए रखते हुए यूएनसीआरपीडी और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधानों के साथ सामंजस्य बनाने वाले कानून का आह्वान करता है। एनपीआरडी ने मांग की है कि सरकार सभी हितधारकों के साथ परामर्श रखे। ये अन्य विकलांगता अधिकार समूहों के साथ काम करने और विस्तृत प्रस्तुतियां भेजने की योजना बना रहे हैं। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने विकलांगता शब्द को दिव्यांगता का नाम दिया। प्रधानमंत्री का मानना है कि दिव्यांग व्यक्ति में कोई ना कोई दिव्य शक्ति अवश्य होती है। दिव्यांग शब्द दिव्यांगजन को प्रेरणा देता है। उस दिव्य शक्ति का उपयोग करके उन्हें मुख्य धारा से जोड़ते हुए समाज के विकास में सहभागी बनाया जा सकता है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने 14 दिसंबर 2020 को डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह पर विश्वविद्यालय परिसर में भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और उनकी कविताओं पर आधारित चित्रविथिका का उद्घाटन करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय की 125 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समय पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से त्रस्त है। ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाना अभिनंदनीय है। उन्होंने कहा कि शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी का दायित्व बनता है कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय ज्ञान की गौरवशाली परंपरा रही है। आज हम सभी यहाँ इसको महसूस कर रहे हैं। उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी व विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह एक विशिष्ट अवसर होता है। दीक्षांत समारोह प्राचीन समावर्तन संस्कार का ही परिष्कृत रूप है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगजन को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो कार्य किया है वो अत्यंत सराहनीय है।
दीक्षांत समारोह का पल एक ऐतिहासिक पल है। भारत रत्न स्वपूर्ण प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का आज अनावरण किया गया है। ये प्रतिमा विद्यार्थियों को देश प्रेम की प्रेरणा देगी। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी देश का उत्कृष्ट विकास वहाँ की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। इसके दृष्टिगत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। इसे विभिन्न चरणों में वर्ष 2022 तक लागू किया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष के साथ ही व्यवहारिक पक्ष का भी समावेश है। ज्ञान के इन दोनों पक्षों में समन्वय आवश्यक है। इससे विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करने के साथ ही स्वावलंबी और समाज के आधार स्तंभ बनेंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति बालिकाओं के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि कुशल नागरिक बनकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इंसानियत एक ऐसी चीज है जो सभी का दिल जीतने में कामयाब रहती है। आप दुनिया में कितने भी बड़े, सफल और अमीर इंसान बन जाओ, लेकिन लोग आपको दिल से तभी पसंद करेंगे जब आपको उस चीज का घमंड ना हो और आप इंसानियत ना भूलें। जमीन से जुड़े ऐसी ही एक इंसान रजनीकांत है। साउथ फिल्म से लेकर बॉलीवुड तक रजनीकांत की स्टार पावर का दबदबा बना हुआ है। उनकी गिनती भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार में होती है। रजनीकांत के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। उनकी फिल्में करोड़ों की कमाई करती है। हालांकि इन सब के बावजूद रजनीकांत एक बहुत ही विनम्र, सरस और सादगी से भरे इंसान है। उनका जमीन से जुड़ा व्यवहार लोगों का दिल जीत लेता है। इस बात का ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है। दरअसल इन दिनों इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में रजनीकांत एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस दिव्यांग शख्स का नाम प्रणव बालसुब्रमण्यम है। प्रणव का जब जन्म हुआ था तो उसके दोनों हाथ नहीं थे। ऐसे में उन्होंने अपने पांव से ही सभी काम करना शुरू कर दिया। हमारे लिए पांव से हतह वाले छोटे मोटे कामकाज करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रणव की लगन और हुनर उसे इतना आगे ले गई कि वो पांव से पेंटिंग बनाने लगे और एक उम्दा आर्टिस्ट बन गए। जहां एक तरफ कई लोग दोनों हाथों से भी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाते हैं, वहीं दूसरी ओर दिव्यांग प्रणव बिना हाथों के पैरों की सहायता से कमाल की चित्रकारी कर लेते हैं। प्रणव मूल रूप से केरल के अलाथूर का रहने वाला है। पेंटिंग के अतिरिक्त वो पांव से चेक भी साइन कर लेता है और फोन से सेल्फी भी ले लेता है। हैंडशेक जैसे काम करने के लिए भी वो अपने पांव का ही इस्तेमाल करता है। कुछ समय पहले ही प्रणव ने एक रियलिटी शो में जीती रकम बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई थी। हाल ही में प्रणव ने तमिल के साप्ताहिक मैगजीन आनंद विकातन को दिए गए इंटरव्यू में रजनीकांत से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसे में जब सुपरस्टार रजनीकांत को इस बात का पता चला तो उन्होंने आर्टिस्ट की फ्लाइट की टिकट बुक करवाई और उन्हें सीधा अपने चेन्नई स्थित घर आमंत्रित कर दिया। प्रणव जब रजनीकांत के घर उनसे मिलने गए तो बहुत खुश थे। प्रणव ने अपने पांव से बनाया रजनीकांत का पोर्ट्रेट उन्हें भेंट किया। इसके बाद रजनीकांत ने हाथ मिलाने का जेस्चर करते हुए प्रणव के पैर भी टच किए। इतना ही नहीं, रजनीकांत ने प्रणव के साथ कई देर लंबी बातचीत भी की। इसके साथ ही रजनीकांत ने भी प्रणव को कुछ गिफ्ट्स दिए। रजनीकांत के इस व्यवहार से उनके फैंस बड़े खुश हुए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि रजनीकांत जैसे इतने बड़े स्टार ने एक दिव्यांग आर्टिस्ट को न सिर्फ घर बुलाया बल्कि उनके पैर भी छुए। अब इसे कहते हैं जमीन से जुड़ा असली इंसान। राष्ट्रीय बायोश्री योजना एवं एडेप योजना के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर के सहयोग से कांडा GIC में लगाए गए शिविर में 45 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। विधायक बलंत सिंह भौरियाल, SDM राकेश तिवारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी BC जोशी, 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के सदस्य हीरा सिंह करमियाल, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सावित्री नगरकोटी, एल्मिको के उप प्रबंधक हरीश कुमार आदि ने दिव्यांग और बुजुर्गों को कृत्रिम अंग प्रदान किए। 15 दिसंबर को पंचायत घर मुनार में लगने वाले शिविर में 98, 16 दिसंबर को जखेड़ा इंटर कॉलेज में लगने वाले शिविर में 72, 17 दिसंबर को विकास खंड कार्यालय परिसर कपकोट में लगने वाले शिविर में 190,
18 दिसंबर को विकासखंड परिसर गरुड़ में लगने वाले शिविर में 211, 19 दिसंबर को विकासखंड कार्यालय परिसर बागेश्वर में लगने वाले शिविर में 120 लोगों को और 20 दिसंबर को बागेश्वर के नुमाइश खेत मैदान में लगने वाले शिविर में 250 लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। उसी दिन बागेश्वर के नुमाइश खेत में एडिब योजना के तहत लगने वाले दिव्यांग शिविर में 69 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। सीडीओ ने शिविरों की सारी तैयारी पूरी करने के निर्देश तीनों विकास खंडों के खंड विकास अधिकारियों को दे दिए हैं। हरियाणा के करनाल के डॉक्टर रितेश सिन्हा को सेरेब्रल पैलेसी से ग्रसित लोगों और उनके गार्जियंस के लिए ऑल्टरनेटिव थेरेपीज फॉर सेरेब्रल पैलेसी नाम से एक एंड्रॉइड ऐप विकसित करने के लिए सराहना दी गई है। सेरेब्रल पैलेसी के साथ उनके चुनौतीपूर्ण जीवन में उन्हें अधिक सक्षम व्यक्ति बना दिया है। उन्होंने कई शैक्षणिक योग्यताएं हासिल की हैं और कंप्यूटर उपयोग में भी माहिर हैं। दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार हेतु मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मनोज कुमार को समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य स्तरीय पुरस्कार 2020 से किया गया सम्मानित। मालूम हो कि श्री कुमार को ये अवार्ड दिव्यांगजन सशक्तिकरण प्रक्षेत्र में दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार हेतु सर्वोत्तम अनुप्रयुक्त अनुसंधान नव प्रवर्तन उत्पाद विकास श्रेणी में शील्ड के साथ प्रमाण पत्र के साथ ही परंपरा अनुसार शॉल उड़ाकर सम्मानित करते हुए प्रदान किया गया। श्री कुमार ने पत्रकारों से कहा कि आप सभी के अपार स्नेह के रूप में इसे ग्रहण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2020 के उपलक्ष्य में समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी द्वारा घोषणा के मद्देनजर व कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए ये सम्मान बिहार सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा आज एक विशेष आयोजन में प्राप्त हुआ। Today received my Bihar State Level Award 2020 by Social Welfare Department Government of Bihar। उन्होंने बिहार सरकार और देशवासियों को अनेकानेक धन्यवाद दिया। उपरोक्त जानकारी व्हाट्सएप माध्यम से मनोवैज्ञानिक चिकित्सक द्वारा मनोज कुमार ने प्रेस को दिया। रामगढ़ नगर परिषद में दिव्यांगों ने 5% आरक्षण के लिए एक बार फिर आंदोलन शुरू किया है। राष्ट्रीय दिव्यांग संघ के बैनर तले जिले के सैकड़ों दिव्यांग ब्लॉक परिसर स्थित मैदान में बैठे हुए हैं। बुधवार से शुरू हुए इस अनिश्चितकालीन धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अतहर अली ने कहा कि 3 दिसंबर को भी धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन उस समय 2 वार्ड पार्षदों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था। उनके हस्तक्षेप के बाद भी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव ने कोई पहल नहीं की। मजबूरन दिव्यांग संघ को एक बार फिर आंदोलन शुरू करना पड़ा है। अतहर अली ने कहा कि हम दिव्यांगजनों की जो 5% आरक्षण सरकार ने लागू किया है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत इस एक्ट को नगर परिषद सही लागू नहीं कर रहा। यदि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी इस मुद्दे पर पहल नहीं करते हैं तो रांची में भी प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में दिव्यांग संघ के जिला उपाध्यक्ष उल्लाउद्दीन अंसारी, जिला संगठन सचिव जगतू मुंडा, जिला सचिव इरशाद अंसारी, शिशु महतो, अजीत कुमार महतो सहित कई लोग मौजूद थे। नाले में गिरी बूढ़ी मां को बचाने का दिव्यांग बेटे ने किया प्रयास, दोनों की मौत। शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर धारेरा नाले में गिरी एक बूढ़ी मां को बचाने के लिए दिव्यांग बेटे ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन ना वो मां को बचा सका और ना ही खुद को। दोनों के शव बुधवार की सुबह नाले के समीप मिले। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया है। कुरवाई पुलिस थाने के एसआई उमाशंकर मिश्रा ने बताया कि मूलतः शहर में रहने वाले मुन्नी बाई बागड़ी उम्र 60 साल अपने 35 वर्षीय पैरों से दिव्यांग बेटे नाहर सिंह के साथ धुरेरा नाले के समीप एक खेत में बनी झोपड़ी में रहती थी। दोनों माँ बेटे नाले में मछलियां मारकर बेचते थे। इसके अलावा वे अवैध कच्ची शराब बनाने का भी काम करते थे। बुधवार की सुबह मुन्नी बागड़ी की बहू ने नाले के बाहर नाहर सिंह का शव पड़ा होने की सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो नाहर का शव नाले के बाहर और नाले के अंदर पानी में मुन्नी बाई का शव पाया गया। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अनुविभागीय अधिकारी भारत भूषण शर्मा एवं एसडीओपी ऋतु उपाध्याय ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। दोनों शवों का पीएम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए।
मिश्रा ने बताया कि मुन्नी बागड़ी ने मछली मारने के लिए नदी में जाल बिछाया था। आशंका है कि रात के समय वो शराब के नशे में नाले के भीतर पहुंची। नाले में करीब 1.5 फीट पानी था। जाल में उलझ जाने से वो वहीं गिर गईं। इस दौरान दिव्यांग बेटे नहार ने साड़ी से रस्सी बनाकर मुन्नी बाई को नाले से बाहर लाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। नाले के बाहर वो भी बेहोश हो गया। सुबह के समय उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र मरस्कोले ने बताया कि दोनों मृतकों के शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। शवों का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम के द्वारा कराया गया है। इनमें महिला का सब परीक्षण डॉक्टर विनीता अग्रवाल सिरोंज एवं मृतक नाहर सिंह का डॉक्टर राधेश्याम रघुवंशी एवं डॉक्टर विनीता अग्रवाल द्वारा संयुक्त पैनल बनाकर परीक्षण किया गया। मामले में मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत वास्तविक स्थिति सामने आएगी। 12 दिसंबर 2020 को लुई ब्रेल वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की ओर से गुरु नानक कॉलेज के सामने नेचर पार्क नजदीक बस स्टैंड मोगा जिला में नेत्रहीन दिव्यांग और लोकोमोटर दिव्यांगों की भलाई के लिए कैंप लगाया गया। इस संस्था की ओर से हर जिले में कैंप के साथ साथ और भी कई कार्यक्रम दिव्यांगों की भलाई के लिए लगाए गए व करवाए जाते हैं। आज इस कैंप में आधार कार्ड, अंगहीनता सर्टिफिकेट, रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड, रेलवे ई कार्ड, इनके अलावा पेंशन फॉर्म भी भरे गए। इन दस्तावेजों को बनाने के लिए आधार कार्ड के लिए आधार टीम, अंगहीनता सर्टिफिकेट और रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट के लिए सिविल अस्पताल से मेडिकल टीम, यूडीआईडी कार्ड के लिए यूडीआईडी टीम के अलावा पेंशन फॉर्म भरने के लिए आशा वर्कर्स टीमों ने साथ दिया। इस कैंप को जिला मोगा में सही ढंग से चलाने के लिए मानयोग डिप्टी कमिश्नर श्री संदीप हंस जी, जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर मिस राज किरण कौर, गुरु नानक कॉलेज प्रिंसिपल सरदार स्वर्णजीत सिंह जी, श्री प्रेम भूषण जी, मोगा का पूरा सहयोग उनको मिला। साथ ही साथ प्रधान विक्रांत दत्ता, चेयरमैन अश्वनी बख्शी, सेक्रेटरी इंद्रप्रीत सिंह और चीफ एडवाइजर पूनम बख्शी, मेंबर गुरशरण सिंह, प्रदीप कुमार, कश्मीरा सिंह, देवेंद्र राम, परमजीत कौर आदि का भी। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। अब समय है आर ओपिनियन सेगमेंट पर बात करने का। आइए चलते हैं दानिश महाजन के पास। जी दोस्तों नमस्कार। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं दानिश महाजन। तबीयत थोड़ी सी आज डाउन है, तो उम्मीद है कि आप लोग बर्दाश्त करेंगे। आज 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे सामने हैं। एक तरफ जहां इंडियन गवर्नमेंट, हमारा डिपार्टमेंट जो है MSJE जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो दृष्टिहीनों के लिए चलाए जाने वाले 2 सेंटर्स को बंद कर रही है जो NIEPVD के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा NIEPVD के अंतर्गत आने वाले 2 सेंटर्स को बंद किया जा रहा है। सिकंदराबाद, हैदराबाद में जो सेंटर है NIVH को, जिसको पॉपुलरली हम जानते हैं, और साथ ही साथ कलकत्ता में। ये बहुत दुख देने वाली खबर है। एक तरफ जहां सरकार बात करती है कि नए स्किल सेंटर्स खोले जाने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाने चाहिए, एक तरफ जहां बात हो रही है कि हमें बहुत सारा काम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए करना है, दूसरी तरफ इन सेंटर्स को बंद करना समझ नहीं आता है। कोरोना के काल में जहां ऑलरेडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को सबसे ज्यादा मार चढ़ रही है, वल्नरेबल सेक्शन है, गवर्नमेंट पहले RPD एक्ट को डीक्रिमिनलाइजेशन करने की बात, फिर उसके बाद नेशनल ट्रस्ट को अमेंड करने की बात, अब RCI को अमेंड किया जा रहा है, और साथ ही साथ इन सेंटर्स को बंद करना। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक कम्युनिटी से बहुत स्ट्रांगली इसको लेके आवाज नहीं सुनने को मिली है। जब हम बात करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि तमाम डिसेबिलिटी सेक्टर्स को इकट्ठे होना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटर्स पर्टिकुलरली फॉर पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी है। और दुख की बात यह है कि अपने ब्लाइंड लीडर्स की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया बहुत ठोस अभी देखने सुनने को नहीं मिली है। अगर ये सेंटर्स बंद होते हैं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं या जो स्टाफ है, उनको तो दिक्कतें आएंगी। ये जो सेंटर्स है, यहाँ सिर्फ बच्चों को ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, तमाम जो स्कीम्स होती है, जहाँ एड्स एंड एम्प्लॉयमेंट बांटी जाती है, तो इन सेंटर्स के थ्रू बांटी जाती है। इन सेंटर्स के थ्रू
बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी चलाए जाते हैं लोकल गवर्नमेंट से मिलके। उनका क्या होगा इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। सेंट्रल लेवल पे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए पहले ही बहुत कम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले सेंटर्स हैं। उनमें से इन दोनों को बंद कर देना एक बड़ी दिक्कत की बात है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जहां एक तरफ कोरोना काल में परेशान है सारे लोग, वहां गवर्नमेंट को हमारी चीजें ही क्यों दिख रही हैं। जब दिल कहता है कभी कोई एक ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज निकाल देते हैं जिसपे हम सबको आपत्ति होती है। स्टेक होल्डर से पूछा नहीं गया है, अभी नोटिस देने की बात है कि इनको बंद किया जाए, जबकि गवर्नमेंट को संजीदा होकर हमारे और सेंटर्स को बढ़ाना चाहिए और नई चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट को और पावरफुल बनाना चाहिए, हमारे एम्पावरमेंट के लिए और नए कोर्सेज चलाने चाहिए। उसकी बजाय इनको बंद कर देना कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। कई लोगों ने ये भी बताया कि हो सकता है, कोई श्योर नहीं है, कि सरकार उस जमीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती है। लेकिन हमें इस मौके पर बधाई देनी चाहिए एनपीआरडी को, जिन्होंने इस मैटर को उठाया है और 17 दिसंबर को वो प्रोटेस्ट भी करने जा रहे हैं इन दोनों सेंटर्स के सामने। गवर्नमेंट को अपने डिसीजन को रोल बैक करना चाहिए, कम्युनिटी लीडर्स को आगे आना चाहिए। ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। एक बार अगर ये बंद हो गए तो इन्हें दोबारा शुरू करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि आप लोग गवर्नमेंट को लिखे, अपने लीडर्स को लिखे, ताकि इन सेंटर्स को बंद होने से बचाया जा सके। दूसरी तरफ बात करते हैं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की। आज इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अगले सप्ताह आपसे बात करूंगा। तो सिर्फ आपसे यही बताना है आज कि आरसीआई को अमेंड किया जा रहा है। आरसीआई 1992 में एक एक्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। इसे भारत पुनर्वास परिषद भी कहा जाता है, जिसका काम रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड एक नेशनल रजिस्टर को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना होता है, स्पेशल कोर्सेज को चलाना होता है, लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम होता है। तो इसको अमेंड करने की बात है। हालांकि लंबे अरसे से लोग कह रहे थे कि इसे अमेंड किया जाना चाहिए। तो आपको ये बताने का मकसद आज सिर्फ इतना ही है कि 23 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने सुजेशंस मांगे हैं। हालांकि ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि इसके ऊपर और टाइम देना चाहिए, गवर्नमेंट को जल्दी में किसी चीज को अमेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग सुजेशन देना चाहते हैं तो आप जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर जाके रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या क्या अमेंड होना चाहिए, आपके क्या सुझाव है, दे सकते हैं। अगले सप्ताह इस पर विस्तार से बात करेंगे। थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करियर काउंसलिंग पर बात करेंगे। आज करियर काउंसलिंग में हम कंटेंट राइटिंग में करियर अपॉर्चुनिटीज पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जो कि 5 सालों से इस प्रोफेशन में है, दिव्या शर्मा, हमें गाइड करेंगी और हमारे विजुअल इम्पेयर्ड फ्रेंड्स को उनके सवालों के जवाब देंगी। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में, और मैं हूं ज्योति मलिक। जैसे कि आप जानते हैं अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का।
करियर काउंसलिंग का मकसद है हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स को करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना, अवेयर करना, ताकि आप अपने पसंद का, अपनी चॉइस का करियर चूज कर सके और आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल सके। बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज पर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कम्युनिटी कलर्स के पुराने एपिसोड्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जरूर सुनिएगा और अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी जरूरत है। तो आज एक और करियर अपॉर्चुनिटी पर हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लिए बहुत ही एक्सेसिबल है, कहें कि उनके लिए बहुत ही अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग पर। हमारे साथ कंटेंट राइटर दिव्या शर्मा हैं, जो कि रेडियो उड़ान की आरजे भी हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वोकैबुलरी डोज प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, बहुत से शोज होस्ट कर चुकी हैं। दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या एक बहुत अच्छी कंटेंट राइटर है, जॉब कर रही हैं प्राइवेट कंपनी में। बाकी इन्फॉर्मेशन हम दिव्या से ही लेते हैं, कहाँ जॉब कर रही हैं और क्या एक्सपीरियंस है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए कंटेंट राइटिंग में करियर कैसा रहता है। हाय ज्योति, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो जैसे आपने बताया ही कि मैं कंटेंट राइटिंग में हूँ, तो बिल्कुल सही बात है। कंटेंट राइटिंग एक नया, कह सकते हैं कि एक प्रोफेशन कह सकते हैं, जो कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अगर बात करें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी लाइन हो सकती है। तो अगर मैं यूं अपनी बात कहूँ कि मैं कब से ये इस लाइन में हूँ, तो मुझे कुछ 5 साल हो गए हैं, 4-5 इयर्स हो गए हैं। और मैं काफी समय से कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ। पहले मैं पार्ट टाइम करती थी शुरू में, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, और स्टडीज के बाद फिर मैंने फुल टाइम कंटेंट राइटिंग में ही अपनी जो स्किल्स है उन्हें आगे इम्प्रूव किया। क्योंकि वैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश में, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो देयर कैन बी नो बेटर ऑप्शन देन कंटेंट राइटिंग। तो ये लाइन तब से मैंने चुनी। जी ज्योति। ओके, बहुत बढ़िया। तो दिव्या, अगर किसी पर्सन को कंटेंट राइटिंग करियर चूज करना है एज ए कंटेंट राइटर, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है? देखिए ज्योति, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, पहले मैं बता दूं, ये मैं बात कर रही हूँ प्राइवेट सेक्टर की पहले, ठीक है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर में किसी भी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं कंटेंट राइटिंग में, कंटेंट राइटर बनके, तो एक तो है कि काफी कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इंग्लिश में। तो दिस इज समथिंग दैट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो ये तो निर्भर करता है कि जौन सी कंपनी से आप बात करेंगे वो कैसे, मतलब क्या उनका क्राइटेरिया है, क्या उनके लिए ये मायने रखती है चीज कि आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। तो वो हो गई एक चीज। अगर कई बार क्या होता है, आजकल क्लाइंट्स वगैरह या कई कंपनीज वगैरह आपके स्किल्स देखती है, प्रेजेंट एट मोमेंट आपका क्या स्किल सेट है। दे आर नॉट टू मच कंसर्न्ड अबाउट योर क्वालिफिकेशन। ऑफ कोर्स यू शुड बी 12th और उसके ऊपर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन है तो वेल एंड गुड, पर उसके बाद इट इज ऑल अबाउट योर स्किल्स। क्योंकि आई हैव सीन सम फेलो कंटेंट राइटर्स हु हैव बीन इंजीनियर्स और who have never been in literature or in English, but they are they have taste flair for English, and for that matter they have started their career in English content writing. And यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, मैं जो कंटेंट राइटिंग करती हूँ वो इंग्लिश में है, पर वैसे काफी हद तक इंडिया में काफी रीजन्स में हिंदी कंटेंट राइटिंग, मराठी कंटेंट राइटिंग, सभी लैंग्वेजेस की जो कंटेंट राइटिंग है वो भी होती है। तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से भी अपने लिए जॉब देख सकते हैं। तो दूसरी बात जो होती, अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप फ्रीलांसर की तरह काम करते हो, फ्रीलांसर यानी कि आप खुद क्लाइंट ढूंढते हो, तो उसमें क्या है कि आप अपने बेसिस पे आपकी शर्तें हैं, पर आपके स्किल्स होने चाहिए, आपके पास सैंपल्स होने चाहिए, जिनके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ योर सैंपल्स द क्लाइंट विल बी रेडी टू गिव यू असाइनमेंट्स। तो वो एक अलग चीज हो जाती है कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और उनके जो क्राइटेरिया है, फॉर्मेट्स है और रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करना चाहिए। तो उसमें फिर दे डोंट केयर कि आप पढ़ाई किया है नहीं किया है, they will just think and evaluate your present day skills। तो ये दो चीजें हैं। पर इससे पहले मैं ज्यादा डिटेल में गई नहीं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है।
देखिए अब बिल्कुल अगर आम भाषा में बोलूं जो कि सभी को समझ आ जाए, तो आप बिल्कुल मानेंगे ज्योति की डिजिटलाइजेशन बहुत हो गई है, हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही होती है। तो जैसे कि हम सभी, चाहे वो एक वीडियो है, चाहे वो एक ऑडियो क्लिप है, चाहे वो फेसबुक है, लिंक्डइन है, या यूट्यूब पे कोई वीडियो है, या कोई भी ब्लॉग न्यूज है, तो हर चीज जो शुरू होती है वो होती है कंटेंट से। तो कंटेंट होता है, चाहे आप कुछ बोल रहे हैं प्रोग्राम में या कोई और वीडियो चल रही है, तो उसमें कंटेंट होता है। तो वो जो कंटेंट बनाते हैं लिखित में, तो उसे हम कह देते हैं कंटेंट राइटिंग। तो अभी क्या है, काफी कंपनीज ऐसी होती है जिन्हें अपने वेबसाइट्स बनवानी होती हैं, वेबसाइट पे दे वांट कि जो उनका कंटेंट है, कंटेंट यानी कि जो वहाँ पे लिखित में होता है, क्लियर। तो कंटेंट राइटिंग में कंटेंट हम उसे कहते हैं। तो कंपनी चाहती हैं कि उनकी ब्रांडिंग हो, उनके ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो एसईओ में, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उनके जो गूगल के फर्स्ट पेज हैं उसके ऊपर रैंकिंग ऊपर के वेबसाइट्स में हो। तो इसके लिए वो काफी कंटेंट अपना बार बार चेंज करते हैं, ब्लॉग पे नई पोस्ट डालते हैं जो कि इंफॉर्मेटिव होती है और प्रमोशनल होती है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट और द कंपनी। तो इस हिसाब से ये कंटेंट राइटिंग चलती है, और इसमें काफी टेक्निकल चीजें हैं जिनमें मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल बेस पे ही बात करेंगे आज हम। तो वैसे अगर थोड़ा सा ग्लिम्स दूं तो उसमें क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं, आपको रिसर्च करनी पड़ती है इंडस्ट्रीज की, स्टैटिस्टिक्स की, चाहे वो इंडिया हो। क्लाइंट क्या होते हैं कि कई बार इंडिया के भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, यूके, किसी भी कंट्री के हो सकते हैं। तो आपको उसके हिसाब से रिसर्च करनी होती है, और आपको वो जो कंटेंट आपको वो कहते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, उस पर वो कंटेंट बनाना होता है। तो यहाँ पे अगर एक तो होता है कि अगर प्रमोशनल कंटेंट है तो वो आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही ये देखते हैं कि और इंडस्ट्रीज में जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप उनकी वेबसाइट के लिए कंटेंट जो उन्हें अट्रैक्ट कर सकें। तो ये तो हो गई प्रमोशनल कंटेंट बनाते हैं जो। और दूसरा होता है इंफॉर्मेटिव। आपने काफी वेबसाइट्स देखी होंगी जो एजुकेशनल होती हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि कितने 2 सालों में हेल्थ की कितनी प्रॉब्लम हो गई, या कौन सी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, या आप हाउ टू डू, काफी आर्टिकल्स होते हैं कि आप कैसे अपनी बैक पेन को रिलीव कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये एरियाज होते हैं। तो इस तरीके का भी कंटेंट होता है। तो ईदर द कंटेंट इज प्रमोशनल और इंफॉर्मेटिव या फिर रिसर्च बेस्ड। तो ये दिस इज समथिंग की 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं कंटेंट को। और दूसरी बात जो होती है, अगर आपको पता है कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, फूड का बहुत शौक है, या किसी स्पेसिफिक साइंस का बहुत शौक है, तो आप निच से रिलेटेड, जी हाँ बिल्कुल, अपने निच से रिलेटेड आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। हालांकि कई कंटेंट राइटर्स होते हैं जो रिसर्च करके किसी भी टॉपिक, यानी कि टॉपिक यहाँ पे ये नहीं होता कि लिटरेचर में जो टॉपिक होता है हाउ टू डू दिस, वो नहीं होता। यहाँ पे रिसर्च बेस्ड कीवर्ड ओरिएंटेड टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, एनालाइज करने पड़ते हैं, और उसके बाद आप कंटेंट बनाते हैं। तो ज्योति, यहाँ पे आप किसी भी तरीके का कंटेंट पे आप अगर तो आपकी स्पेसिफिक चॉइस है कि आपको फैशन की सेंस अच्छी है, या फिर आप ट्रैवलिंग का शौकीन है, या आपको एजुकेशन में काफी दिलचस्पी है, पॉलिसीज में दिलचस्पी है, लॉ में दिलचस्पी है, तो आप इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जर्नल भी कंटेंट लिख सकते हैं। तो आई थिंक हम काफी डिटेल में जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो कभी और के लिए सोचते हैं। तो ये बेसिक इस तरीके के कंटेंट होते हैं। पर यहाँ पे ये नहीं होता कि आपने यहाँ से उठा लिया, वहां से उठा लिया। ये होता है प्लेजरिज्म फ्री। प्लेजरिज्म होता है कि आपकी एक भी लाइन जो आप लिखते हो वो कॉपी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग टूल्स होते हैं, आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक सेकंड में डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने कहीं से कोई लाइन उठाई तो नहीं है। तो अगर सुनने में आपको लग रहा है कि ये काफी आसान है, तो थोड़ी आपको आपको स्किल्स अपने इम्प्रूव करने पड़ेंगे। आपको काफी तैयार करना पड़ेगा अपने आप को कि आप ऐसा कंटेंट लिखिए जो यूनिक हो और प्लेजराइज ना हो, क्योंकि प्लेजराइज अगर निकलता है तो शायद आपका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। जी ज्योति, बहुत अच्छे से समझाया दिव्या आपने, और ये मुझे लगता है कि वाकई बहुत रिसेंट एक नया स्कोप निकल कर आया है विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लिए। जैसे आपने बात की स्किल्स के ऊपर, एक स्किल तो मुझे समझ आती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए। और क्या स्किल्स लगती हैं आपको जो एज ए कंटेंट राइटर होनी चाहिए? देखिए, अब बिल्कुल अगर आम भाषा में बोलूं जो कि सभी को समझ आ जाए, तो
देखिए ज्योति, एक तो राइटिंग तो बेस है, ये जैसे नमक या चीनी होती है, नमक नमकीन में, मीठे में चीनी, तो ये तो बेस है। राइटिंग स्किल्स आपके बिल्कुल पावरफुल होने चाहिए। और जब मैं कह रही हूँ कि राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, दैट डजंट मीन कि आपकी वोकैबुलरी बहुत हाई होनी चाहिए इन द सेंस कि बहुत मुश्किल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर कोई आर्टिकल पढ़ता है वो काफी वो काफी लेमैन होते हैं। लेमैन यानी कि वो काफी आम लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, तो वो जानने के लिए पढ़ते हैं। तो आपको वोकैबुलरी उसमें ऐसी लिखनी होती है जो इंफॉर्मेटिव हो, जिससे समझ आ जाए, रीडेबिलिटी अच्छी हो आर्टिकल की, और वो इतनी क्लीशे भी ना हो। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। और काफी मतलब आपने जैसे कहा कि स्किल्स में और क्या चाहिए यहाँ पे, तो ये तो है कि आप स्ट्रक्चर कैसे करते हैं राइटअप को, और आप कैसे अपनी, एक तो टाइपिंग स्पीड आपको बहुत बढ़ानी पड़ती है क्योंकि यू हैव डेडलाइन, राइट। दिस इज द हार्श ट्रूथ अबाउट प्राइवेट सेक्टर। अगर आप डेडलाइन नहीं मीट करते दैट मीन्स यू आर योर नेम इज गोइंग टू बी ruined। तो आपको गाइडलाइंस के विद इन गाइडलाइंस आपको काम देना पड़ता है, और उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। अपनी स्किल सेट को इस तरीके से डेवलप करना पड़ता है कि आप कंटेंट पे भी ध्यान दें और गाइडलाइन के बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अगर गाइडलाइन पूरा मीट नहीं होगा तो आप क्लाइंट खो देंगे। अगर आप कंपनी के लिए काम करते हैं और कंपनी आपकी वजह से क्लाइंट खो देती है, तो दैट मीन्स यू विल लूज योर जॉब राइट अवे। तो जैसे मैंने कहा कि राइटिंग तो बेस है, साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल सही कहा, साथ में डेडलाइन पूरी मीट करनी चाहिए। ये नहीं कि आप धीरे धीरे कर रहे हो और कल दे देंगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एवरी डे एज पर द क्लाइंट्स। कई क्लाइंट्स थोड़े लीनियंट भी होते हैं, पर अगर आप काफी एक एक्सपीरियंस राइटर हो चुके हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है कि डेडलाइंस मिस ना हो। और साथ ही जो यहाँ पे एक मेन चीज होती है कि आपके लिंक्स होने चाहिए। इन द सेंस, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत शुरू करें, बेबी स्टेप्स लें कंटेंट राइटिंग में, तो इट्स मस्ट कि या तो आप अपने सैंपल्स बना लें, क्योंकि कोई भी क्लाइंट को अगर आप पहली बार अप्रोच करेंगे तो वो कहेंगे कि डू यू हैव एनी सैंपल्स, सो दैट दे कैन गेट अ टेस्ट ऑफ योर राइटिंग, राइट। So if you have your samples, they will go through the samples and they will match up कि if your writing style or writing flavor goes up with their match up with their company needs। तो एक तो होता है आप अपने सैंपल यानी कि आप 500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स से कुछ राइटअप किसी भी निच पे, यानी कि चाहे कोई भी आपको लाइन पसंद है, ट्रैवलिंग, फूड, अगेन कोई भी चीज, तो उस पे आप वो लिख के रख सकते हैं कि आपको कोई कहे कि आप अपने सैंपल दिखाइए, हम आपकी राइटिंग देखना चाहते हैं, तो आप उन्हें सैंपल मेल कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यू आर रियली इनटू राइटिंग, देन आई विल एडवाइज यू मस्ट हैव अ पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग यानी कि आजकल जैसे वर्डप्रेस वगैरह पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट नॉर्मल बेसिक जो आपका ब्लॉग है वो बना सकते हैं, अगर आप यू डोंट वांट टू स्पेंड एनी मनी। तो वहां पे आप अपना ब्लॉग बनाइए, जो आपको चीज पसंद है वो लिखिए, ताकि वहां अगर आप लिखते हैं तो आप किसी को भी, कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो आप उन्हें लिंक दे सकते हैं कि दिस इज माय ब्लॉग एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट एंड यू कैन गो थ्रू द स्टफ एंड लेट मी नो इफ इट्स वर्किंग फॉर यू। तो इस तरीके से वो आपका ब्लॉग भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द टू थिंग्स विच आर द बेस। क्योंकि कोई भी आपको कहेगा वो इसे आपकी वर्ड वैल्यू पे या स्पीकिंग वैल्यू पे तो कह नहीं देगा कि यस यू आर आई थिंक वी विल वर्क टुगेदर। So you have to be very careful about these two things. Samples, quality samples, उनको प्लेजराइज चेक कीजिए। यहाँ पे काफी टूल्स हैं जैसे duplicchecker.com या Grammarly, या फिर कई पेड और अनपेड दोनों हैं। तो वहाँ पे आप अपना कंटेंट चेक कीजिए कि प्लेजराइज तो नहीं है, रीडेबिलिटी कैसी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस ऐसे ही रिपीटेडली सेम चीजें लिखी हैं। तो ये दो चीजें हो गई कि इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और बेस्ट चीज, अगर आपको पता नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्लाइंट कहाँ से लाएं या कंपनी कहाँ से ढूंढे, वैसे तो पेंडेमिक के बाद मुझे भी जो थी, आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, पिछले 1 महीने में कम से कम 6 या 7 कॉल्स आई हैं। कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने जॉब खो दी, और कुछ ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत कुछ भी कमाना कहीं से भी शुरू करना चाहते हैं। तो दे वर आस्किंग मी कि व्हाई डोंट यू जस्ट गाइड अस। दो आई टोल्ड देम कि ये करो, बट अगेन पेंडेमिक में थोड़ा सा कठिन तो सबके लिए हो ही गया है। पर अगेन द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू गेट स्टार्टेड इज लिंक्डइन। जी हाँ, बिल्कुल, लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे आपको जाके लिंक्स बनाने, वहाँ पे एम्प्लॉयर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू फ्रेश टैलेंट। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो कि अपनी बायो बनानी है, प्रोफाइल बनानी है, एक्सपीरियंस प्रोफाइल। ये नहीं कि आपने वहाँ पे नॉर्मल चीजें रैंडम फेसबुक की तरह लिख रहे हैं। फेसबुक इज काइंड ऑफ अ फ्रेंडली एंड फैमिली टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, but when we talk about LinkedIn, it's purely professional.
तो आपको लिंक्डइन पे लिंक अपना अकाउंट जरूर बनाना है। इट्स सिंपल, एक्सेसिबल, तो वहां बनाइए। वहां पे क्लाइंट्स आपको अप्रोच कर सकते हैं। अपनी बायो में मेंशन कीजिए कंटेंट राइटर हैं आप या जैसे भी हैं, या आपको टेस्ट है कंटेंट राइटिंग का, तो इस तरीके से आप लिंक्डइन से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप जैसे यूज करना शुरू करेंगे, यू विल गेट टू नो हाउ टू वर्क अबाउट, हाउ टू गो अबाउट इट। ठीक है, ये एक चीज होगी। दूसरी चीज है, अगर आप लिंक्डइन पे अभी इतने ज्यादा फैमिलियर नहीं है तो देन इट्स ओके, यू कैन गो थ्रू naukri.com या ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि still they are 50-60% out of 100 they can fetch you to start with some jobs, so you can go through the naukri.com thing, but it's very important that later or sooner you go to LinkedIn, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन आपको क्लाइंट्स ऐसे ही मिलेंगे। और लिंक्स बनाइए, वहाँ पे एचआर्स होते हैं जो रिक्रूट करते हैं, उनको जो मतलब आपकी आगे सहायता कर सकते हैं, उनके साथ लिंक्स बनाइए वहाँ पे। और उसी से आपको, क्योंकि जब भी उनको जरूरत होती है, जैसे एचआर्स को किसी कस्टमर को या क्लाइंट को कंटेंट राइटिंग का कुछ स्टफ देना है या कुछ प्रोजेक्ट्स देने हैं, तो व्हेन दे आर रनिंग आउट ऑफ राइटर्स दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू इफ यू आर इन देयर फ्रेंड्स। So this is a way of getting started. It's all about links. तो ये एक चीज है। पर मैं ऐसा बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अगर आप बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं और आपको लगता है आप राइटिंग अच्छे से कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या फिर कंपनीज में जाके काम हो, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। हालांकि जो वर्क फ्रॉम होम है वो काफी, यू हैव टू बी वेरी पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट एंड कन्विंसिंग, तभी आप किसी को कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि nobody is going to give you free lunches. They will definitely want कि आपसे क्वालिटी आए उनको। तो आप 3 चीजें हैं मेन, फिर से कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको सैंपल या फिर ब्लॉग, और थर्ड थिंग आप कैसे कन्विंस करते हैं अगले को। तो ये 3 चीजें जो होती है। अदरवाइज कंटेंट राइटिंग, अगर आप एक बार इसमें एंटर कर गए कंटेंट राइटिंग में, so then you can अगर आप बहुत अच्छे हैं, you can vouch for your writing, then you can tell the client की, और your employer, या बिल्कुल कहीं से भी घर से प्रोवाइड कर सकते हैं। because eventually जो I have seen the clients need the work within deadlines and qualitative work. They don't care whether you are coming to office or you are working from home or you are working from beach. They want quality content. So this is something Absolutely. so this is I think तो ये ऐसा है कि ये चीज आपकी क्वालिटी पे होते हैं, और आपको स्किल्स अपने डेली यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू सर्वाइव इन प्राइवेट सेक्टर हियर। एब्सोल्युटली। तो दिव्या, जैसे आपने प्राइवेट सेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताया है, और ये भी समझ में आता है कि कंटेंट राइटिंग आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, तो क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई स्कोप है कंटेंट राइटिंग का? देखिए ज्योति, गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो कंटेंट राइटिंग काफी कम वहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि ऐसे कोई स्पेसिफिक वहाँ पे रोल्स नहीं निकाले गए हैं कि आप एडिटर्स वहाँ पे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जर्नलिज्म के जो लोग होते हैं, अक्सर क्या होता है गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं या फिर जो भी ऑफिसेज हैं, वहाँ पे वो जर्नलिज्म से जो लोग आए होते हैं उनको सीधे ले लेते हैं। तो वहाँ पे इतनी ज्यादा ओपनिंग्स पता नहीं लगती हैं लोगों को, और वहाँ पे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है अभी कि वो कंटेंट राइटिंग वहाँ पे इस तरीके से आई जाए, या फिर वो काफी सीनियर लोगों को लेते हैं। इन द सेंस अक्सर देखा जाए कि गवर्नमेंट उसमें जैसे 40 अबव 50 अबव, तो इस तरीके से वो लेते हैं। तो वहाँ मोर एक्सपीरियंस्ड या फिर कई बार क्या होता है कि वो जर्नलिज्म से रिलेटेड लोगों को लेते हैं जिनकी बैकग्राउंड जर्नलिज्म में हो, तो दे आर मोस्टली इनटू पीआर। वहाँ पे क्या मैंने देखा है, काफी जो गवर्नमेंट उसमें वो पीआर से आते हैं। ये नहीं कि अगर आप कंटेंट राइटिंग में हो उसमें तो वो आपको नहीं लेंगे। उनका एक काइंड ऑफ तकिया कलाम है कि दे विल गो फॉर पीपल हु आर फ्रॉम जर्नलिज्म और हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स और समथिंग इन जर्नलिज्म या पीआर में हो। तो इस तरीके से अक्सर देखा गया। तो मोस्टली यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में काफी स्कोप है, बट अगेन एज आई सेड कि आपको यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। एब्सोल्युटली। तो दिव्या, लास्ट क्वेश्चन है कि क्या कंटेंट राइटिंग में अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं, अर्निंग कैसी हो जाती है? एक सिर्फ टाइम पास है या आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अपना पूरा घर चला सकते हैं? उस तरह से पूछना चाह रही हूँ। देखिए ज्योति, ये तो बात वही होगी कि आपका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, क्योंकि कई राइटर्स
कई आर्टिकल्स या कई कंटेंट रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ पेज भरने के लिए होती हैं। कई लोग क्या होते हैं, उनकी वेबसाइट होती है, दे वांट कि उनका रोज एक नया कंटेंट हो, दे आर नॉट थिंकिंग मच अबाउट द क्वालिटी, दे आर जस्ट कि बढ़ता जाए उनका कंटेंट, वो इतना ध्यान नहीं देते कि कितना इंफॉर्मेशन है, कितना वो है, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए अक्सर कंटेंट बनाते हैं ऐसे। तो ये इनमें रिसर्च नहीं होती, तो इसके लिए काफी पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि कंटेंट राइटिंग इज ऑल अबाउट, यहाँ पे दो तरीके से पेमेंट्स होती हैं। एक तो अगर आप कंपनी में आ गए तो कंपनी में वो आपको सैलरी देंगे और उसके बाद वो आपको पूरे महीने जितना काम देते हैं आपको करना पड़ेगा। यू कांट से कि भाई बहुत काम हो गया या ओवर ड्यू हो गया, वो आपको करना पड़ेगा। तो उसमें पर आपको एक सिक्योरिटी रहती है कि यस यू विल बी पेड वंस द मंथ इज ओवर, राइट। दूसरा होता है कि आपको आपके पर वर्ड बेसिस पे मिलता है। वो भी होता है कि कई कंपनी के साथ आप टाई अप करते हैं, आप महीने के महीने उनको काम देते हैं और जितने वर्ड्स आपने किए होते हैं उतने उसके हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। तो अक्सर क्या है, इंडिया में क्या देखा गया है कि काफी मोस्टली क्या है, बहुत से लोग वेंचर कर रहे हैं इसमें कंटेंट राइटिंग में, पर दे आर नॉट एक्सपीरियंस, दे आर वेरी बिगनर्स। तो वो काफी, कोई भी उनको काम मिलता है वो रेडीली उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो उनको लोग एक वर्ड के लिए उन्हें 10 पैसा 20 पैसा ऐसे मिलता है, विच इज एक्सट्रीमली लो, जो कि मिल रहा है। और आजकल इट इज वेरी सैड कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर रेडी टू वर्क फॉर इट। क्यों? दीज आर लाइक पीनट्स, वो बिल्कुल 10 20 पैसे के लिए कर रहे हैं। बट अगेन with experience you can find the clients who are even ready to pay you 50 paise for per word, or sometimes if you are lucky enough you may have clients from abroad where you can get even 1 rupee for one word. So sometimes it depends from client to client. तो देखा ये गया ज्योति कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप अगले जो क्लाइंट है आपका, उन्हें आप बिल्कुल कह सकते हैं कि you are ready to work only if they will go according to your demands. For example, if there is somebody, he or she can say ki we are providing you quality content but we want come down, we won't get less than 50 paisa per word. So see, for example, if a person is getting 50 paisa per word and the article is of 500 words, he will be getting 250 rupees. But generally it is extremely difficult to get a client who is ready to pay you 50 paisa for per word. See, तो ये again everything comes back to your quality of content and how efficiently you are providing it. तो ज्योति यही है कि देखो, कमाने वाले फ्रीलांसिंग की बात करूँ तो फ्रीलांसिंग में जो बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुके हैं, कैपेबल हो चुके हैं, वो 20,000 से लेके 60,000 एंड इवन 90,000 भी कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो काफी मतलब रिसर्च आर्टिकल्स लेते हैं जिनमें रिसर्च वर्क आपको करना पड़ता है। बट अगेन यू हैव टू नॉलेज पे और कमांड पे डिपेंड करता है। यस जी, तो उस पर कमांड पे डिपेंड करता है। और अगर आपको बाहर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलते हैं तो उनकी डिमांड्स अलग होती हैं, पर अगर वंस यू आर सेट देयर यू मे एक्सपेक्ट मोर देन इवन 50 पैसा पर वर्ड। तो इट्स ऑल अबाउट पर वर्ड थिंग इन दिस इंडस्ट्री। तो कहने का बात यही है कि आप 10,000 से लेके 90,000, 1 लाख या उससे ऊपर भी कमा सकते हैं। सो इट्स प्योरली ऑन यू। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। और ये पूरा आपकी क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये स्किल होगी तो ही आप कंटेंट राइटिंग कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छे से दिव्या आपने एक्सप्लेन करा है और आप इस प्रोफेशन में हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट्स या जो पर्सन्स कंटेंट राइटिंग जानते हैं पर उन्हें क्लैरिटी नहीं है, तो शायद उनके सभी सवालों के जवाब आज उन्हें मिल गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप वो करिए जो आप जानते हैं और टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, ताकि कहीं पर भी हमें ये सुनने को ना मिले कि हमारे पास काम नहीं है। तो हम सब मिलकर एक दूसरे शेयर करना चाहूंगी मैं। जी, मैंने अभी रिसेंटली कुछ सालों में बहुत देखा है कि नॉट जस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट बट अगेन व्हील चेयर यूजर्स जो होते हैं या फिर और जो डेफ होते हैं या फिर म्यूट होते हैं, तो ये लोग भी जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफी कंटेंट राइटिंग में ये लोग आ रहे हैं और कंटेंट राइटिंग के साथ एडिटर भी बन जाते हैं, एडिटिंग में भी चले जाते हैं कई लोग। तो आई थिंक अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको यू कैन अर्न फ्रॉम योर होम। और ये जो हर्डल्स हैं काफी
जो मतलब कई लोगों को लगता है कि एक्सेसिबल नहीं है ऑफिस है ये। वैसे पेंडेमिक के बाद तो देखा जाए कि ये जो ट्रेंड आया है वर्क फ्रॉम होम का, ये तो अब बन ही जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, यू वर्क ऑन योर स्किल्स, होन योर स्किल्स एंड ट्राई योर लक इन कंटेंट राइटिंग। एब्सोल्युटली। दिव्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कंफर्टेबल लगे आप अपनी ईमेल आईडी लिसनर्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर किसी को कंटेंट राइटिंग में कोई गाइडेंस चाहिए हो तो वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके विया ईमेल। ठीक है ज्योति, मैं माय ईमेल आईडी इज divya.bhavya, आई स्पेल इट DIVYA.bhavya BHVYA@gmail.com. I repeat, DIVYA.BHVYA@gmail.com. divya.bhavya@gmail.com. जी ज्योति। ओके, थैंक यू सो मच दिव्या इस प्रोग्राम में आने के लिए और इतनी इंफॉर्मेटिव बातें शेयर करने के लिए और सबको अवेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ज्योति, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।